अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हम लोग जो है ना कल मैंने आपकी क्लास तो ली, लेकिन 40 मिनट्स के अंदर एक भी टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको रिकॉर्ड करके जो है वो भेजा करूँगी, और हम लोग जूम पे एक सेशन रखेंगे। आपकी ईज़ के जो है ना ख्याल रख के ही रखूँगी, और उसमें आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा कि अगर आपका लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग थी, और प्रोग्रामिंग के बारे में मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको मज़ीद बताने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमारी क्लास में भी डिटेल बात हुई है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 3 में वो था कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स एक्चुअली हमारी जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कीवर्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं, ये हमारे पास स्पेशल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग भी होता है। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, और उसके अलावा ये हमारे पास रिज़र्व्ड होते हैं, रिज़र्व्ड वर्ड्स होते हैं। रिज़र्व्ड वर्ड से मुराद ये है कि इनका मीनिंग और पर्पस ये ऑलरेडी डिफ़ाइन होता है, ना इसको आप चेंज कर सकते हैं, ना आप इसको किसी आइडेंटिफायर की जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर से मुराद ये है कि लाइक आप कोई वेरिएबल का नेम रखते हैं तो आप उसकी जगह जो है इन कीवर्ड्स को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब स्पेशल मीनिंग और पर्पस से क्या मुराद है? स्पेशल मीनिंग और पर्पस से मुराद ये है कि आपको मैं इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोगों ने सूडो कोड और उसके अंदर आपने रीड और राइट की आप लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी। ठीक है, उसके अलावा आप प्रोग्राम का कोई भी लॉजिक देते हैं तो उसको आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। लाइक आपने अगर एडिशन करानी है, ठीक है, तो एडिशन कराने के लिए आप लोगों को लॉजिक लिखना पड़ेगा कि आप किन किन चीज़ों का एडिशन कराना चाहते हैं। ठीक है, एडिशन ज़रूरी तो नहीं कि आपने 1+2+3 ही कराना है। ठीक है, या A+B+C ही कराना है, सीक्वेंस से ही कराना है। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी से एडिशन करानी है ना, तो वो लॉजिक आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर रीड लिखते हैं, रीड ए या राइट ए, तो आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि रीड का क्या मतलब है और राइट का क्या मतलब है। लेकिन आपको ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि ए क्या है, इसके अंदर किस टाइप का डाटा मौजूद है और क्या इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू स्टोर की गई है। ठीक है, लेकिन रीड और राइट आप लोगों को जो है ना इसका आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो रीड और राइट हमारे पास एक्चुअल में रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं। लेकिन ये हम लोग जो है सूडो कोड की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास रीड के लिए यूज़ होता है सी इन, और राइट के लिए हमारे पास यूज़ होता है सी आउट। रीड का आप लोगों ने देखा कि किस लिए यूज़ होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और राइट किस लिए यूज़ होता है, कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करवाने के लिए। इसी तरह सी इन जो है वो रीड का काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर, और सी आउट जो है वो राइट का काम करता है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब हम लोगों ने जो लैंग्वेज पढ़नी है अपने इस कोर्स के अंदर, एक तो हम लोगों ने पढ़नी है सी, और एक हम लोगों ने पढ़नी है C++। दोनों लैंग्वेजेस सेम ही हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़े से कीवर्ड सेम चेंज हैं, थोड़ी सी इनकी लाइब्रेरी फाइल्स चेंज हैं, और इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन को लिखने का स्टाइल चेंज है, सिंटैक्स चेंज है, और कोई डिफरेंस नहीं है। लॉजिक आप जिस तरह से C++ में लिखेंगे उसी तरह से आप लोगों ने सी के अंदर लिखना है। अब हमने ये दोनों लैंग्वेजेस क्यों पढ़नी है इसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर समटाइम्स C++ के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको प्रोग्राम लिखने का बोलता है, और कभी आपको सी का भी प्रोग्राम लिखने के लिए बोल देता है। तो ज़रूरी है कि आपको दोनों का जो सिंटेक्स है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रीड और राइट की हमने बात की, ये हमारे पास सूडो कोड में यूज़ होते हैं। सी इन और सी आउट की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास C++ के अंदर यूज़ करते होते हैं। और अगर हम लोग सी की बात करें तो सी के अंदर हमारे पास यूज़ होता है
printf और scanf। ठीक है, printf किस लिए यूज़ होगा, आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, और scanf यूज़ होगा इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, मैं रिकॉर्ड करी थी और मेरा माइक्रोफोन जो था वो ऑफ था, तो अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि अब यहाँ पे जो आप लोग सी इन और सी आउट यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर करेंगे आप लोग C++ में, तो उसमें आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सी इन का मतलब इनपुट करवाना है और सी आउट का मतलब आउटपुट करवाना है। ठीक है, वो क्यों नहीं आपको बताने की ज़रूरत, क्योंकि जो लैंग्वेज का डेवलपर है उसने ऑलरेडी जो है डिफ़ाइन किया हुआ है कि सी इन का मतलब जब भी सी इन लिखा जाए उसका मतलब इनपुट कराना है, सी आउट का मतलब जो है वो आउटपुट करवाना है। ठीक है, उसके अलावा जो कीवर्ड्स आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन है वो है इफ़, एल्स, इफ़ एल्स। ठीक है, ये वाले कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा इंट, ए। ठीक है, जब हम लोगों ने वेरिएबल की बात की थी कि वेरिएबल क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो आपको बताना पड़ता है कि आप लोग जो है किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, किस डाटा टाइप का आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो लेट्स से अगर आप लोग इंट लिखते हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत है कि ए हमारे पास एक वेरिएबल है, और आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि ए के अंदर क्या वैल्यू रखवानी है। ठीक है, लेकिन आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंट का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवानी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंट भी हमारे पास एक कीवर्ड है और उसका मीनिंग ऑलरेडी डेवलपर ने डिफ़ाइन किया हुआ है कि इंट का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है। इसी तरह फ्लोट हमारे पास एक कीवर्ड है, इसमें भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग डेसिमल पॉइंट वाला जो है नंबर सेव कराएंगे इस वेरिएबल के अंदर। इसी तरह चार हमारे पास एक कीवर्ड है जिसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कोई करैक्टर टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है, इसमें भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स को हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, क्योंकि ये सारे हमारे पास कीवर्ड्स हैं और इनका मीनिंग जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, ये आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, अगर कीवर्ड का फ़ायदा क्या हो रहा है कि हमारे पास इन सारी चीज़ों का अगर डेवलपर ने मीनिंग ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है तो हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा किस तरह से हो रहा है कि हमें हर चीज़ अपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ रही, हमें वो शुरू में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ उसने प्रोवाइड की हुई हैं कि जिसकी वजह से हमारा काम कुछ तो आसान हो रहा है। प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन कीवर्ड की वजह से हमारा समहाउ हमारा टास्क जो है वो कुछ आसान हो रहा है। ठीक है, हमें जो बेसिक सिंटेक्स हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो डेवलपर ने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दी हुई हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आते हैं, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। अब वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात अपनी क्लास के अंदर भी की थी कि वेरिएबल्स हमारे पास नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं। ठीक है, कि रैम है हमारे पास। ठीक है, रैम के अंदर वेरिएबल, जैसे हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोग्रामिंग जब भी आप करेंगे ना, प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों ने लॉजिकली बात करनी है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आपकी किसी बात को, अगर आप जो है ना कॉमन सेंस से बात करते हैं तो आपकी कॉमन सेंस कंप्यूटर नहीं समझ सकता। आपने उसके साथ लॉजिकली बात करनी है, आपने लॉजिक बना के उससे उसको बताना है और लॉजिक बना के ही आप लोगों ने उससे काम लेना है। ठीक है, तो अब मैथ के अंदर जिस तरह आप लोग जो है ना वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और वेरिएबल्स को यूज़ करके आप लोग लेट करते हैं, सपोज करते हैं और आप लोग जो है ना अपना सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आप लोग यहाँ पे भी जो है कुछ वेरिएबल्स लेंगे, उसके अंदर आप लोग वैल्यू स्टोर कराएंगे और लॉजिकली फिर जो है ना उसके साथ काम करेंगे। तो वेरिएबल हमारे पास क्या है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल हमारे पास रैम के अंदर जाके स्टोर होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ इंट ए, ठीक है, तो मेरे पास रैम के अंदर इस तरह से एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है, अब हर जो भी हम लोग डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज स्पेस ले रही होती है। ठीक है, इंट अलग जो है ना नंबर ऑफ़ स्टोरेज ले रही होती है जो है 4,
वो कुछ और स्टोरेज ले रही होती है, स्पेस ले रही होती है, जो फ्लोट है वो कुछ और स्पेस ले रही होती है। तो अपनी टाइप के लिहाज से रैम के अंदर वो वेरिएबल जो है उतनी जगह जितनी उस टाइप के डाटा को स्टोर कराने के लिए हमारे पास स्पेस यूज़ होती है, उस टाइप उतनी स्पेस के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं स्टोर करवाई, ठीक है। अभी सिर्फ हमने ये बताया कि इंटीजर टाइप का एक ए है जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर टाइप 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट का हमारे पास यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम ए बन जाएगा, ठीक है। अब ए के अंदर जैसे ही हम लोग कोई वैल्यू रखवाते हैं वो जाके हमारी इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। और डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि जो जिस टाइप का हम लोगों ने डाटा स्टोर करना है वो भी हम लोग मेंशन करेंगे और उसको हम लोग बोलते हैं डाटा टाइप, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास हैं उसके बाद आपके पास हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। ये सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अब ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद डिवीजन है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लाइक ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर। डेफिनेटली जब हम लोगों ने लॉजिक बनाना है तो हमें इन ऑपरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। इनको हम लोग बोलते हैं, जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन है, इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स, और इनको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, जब हम लोग सूडो कोड के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो हैं वो ये डिसाइड करवाते हैं हमसे, या वो क्या काम करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो किस सीक्वेंस में होगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीक्वेंस है, उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन है, और हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स हैं। अब सीक्वेंस से क्या मुराद है कि जिस सीक्वेंस में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे हम लोगों ने एक प्रोसीजर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। जिस सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन से मुराद ये है कि हम लोग कुछ कंडीशन लगा दें, उस कंडीशन में से वो सिलेक्ट करे कि कंडीशन का कौन सा पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट कराना है। लाइक अगर हम जो है इफ़ कंडीशन लगाते हैं और उसके अलावा हम लोग एक एल्स वाला पार्ट भी बनाते हैं तो हमारी ये कंडीशन चेक होगी, सिलेक्शन वाला ये होगा। हमारी ये कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के अंदर जो हमारे लॉजिक लिखा होगा हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और रेपिटेशन से क्या मुराद है कि हमारे पास ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है और हम लोग इसको 10 टाइम्स या 1000 टाइम या 100 टाइम्स हम लोग इसको जो है रिपीट कराना चाहते हैं। ये हमारे पास होता है रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती हैं कुछ लाइब्रेरी फाइल्स। अब लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं? अच्छा, हम लोगों ने पहले बात की थी कीवर्ड्स की, ठीक है।
और मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं और उनका स्पेशल मीनिंग है और स्पेशल पर्पस है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अगर इनका स्पेशल मीनिंग है या पर्पस है, तो इनका मीनिंग और पर्पस जो है ये सेव कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये सेव होता है हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर। आप कह लें कि लाइब्रेरी फाइल्स हमारे पास डिक्शनरी हैं इन कीवर्ड्स की, जहाँ पे इन कीवर्ड्स का मीनिंग डिफाइन किया गया है। ठीक है, हमारे पास एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, जब आप फर्दर आगे आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको फंक्शंस का पता चलेगा। तो फंक्शन एक्चुअली क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ होता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि सी इन हम लोग यूज़ करते हैं। सी इन हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, लेकिन सी इन का एक फंक्शन है जो कि इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर सेव किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ होती हैं। लाइक अगर आप अपने प्रोग्राम की मुनासबत के लिहाज से आप लोग उन लाइब्रेरी फ़ाइल्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इनपुट और आउटपुट करवाना है तो आप सी के अंदर लाइब्रेरी फ़ाइल यूज़ करते हैं stdio। ठीक है, और अगर आप C++ की बात करते हैं तो इसके अंदर आप यूज़ करते हैं iostream। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी फ़ाइल्स क्या होती हैं? लाइब्रेरी फ़ाइल्स, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये आपके पास एक पूरी लाइब्रेरी है, यानी कि इसके अंदर सारे का सारा नॉलेज अवेलेबल है। ठीक है, ये भी सी की एक पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारा डाटा है। इसके अंदर भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारा डाटा है। एक हमारे पास एक लाइब्रेरी फ़ाइल होती है math.h। ठीक है, इसके अंदर क्या है? मैथ से रिलेटेड जो बेसिक फंक्शंस हैं हमारे पास, स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, वो सारे फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी डिफ़ाइन है। तो हम लोग उन फंक्शन को बस एज़ इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, हमें उन फंक्शन को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सी इन हमारे पास एक फ़ंक्शन है, हम लोग उसको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसका पर्पस डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर डिफ़ाइन है। ठीक है, इसी तरह मैथ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो इसके अंदर डिफ़ाइन है, वो हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसका लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। कि लाइक अगर आप लोग स्क्वायर का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ए का स्क्वायर निकालने का मतलब है कि ए इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए है। ठीक है, ये फंक्शन ऑलरेडी डिफ़ाइन होगा, आप बस उस फंक्शन को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे अपने वेरिएबल नेम के साथ। ठीक है, ये हमारे पास होती हैं लाइब्रेरी फ़ाइल्स जिनके अंदर हमारा प्रोग्राम से रिलेटेड सारे का सारा डाटा जो है वो स्टोर किया गया होता है।